सबसे पहले डीएनएस पॉइजनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको रैट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। रैट बेसिकली काइंड ऑफ ट्रोजन, पूरा नाम रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेते हैं, विच इंक्लूड्स ऑल दी फाइल्स, तमाम फाइल्स का होता है, प्लस स्क्रीन का लाइव व्यू, प्लस आपके जितनी भी हिस्ट्रीज, कुकीज़ और सेव्ड पासवर्ड्स होते हैं, वो सारा कुछ आपका इसी में आता है। कि जब आपका एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन का पेलोड एग्जीक्यूट होता है तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल होती है। ये होता कैसे है कि इसके डिफरेंट मैकेनिज्म जो मोस्ट कॉमनली है वो है ये कि एक रैट का एक सॉफ्टवेयर होता है, मोस्ट कॉमनली एन जे रैट, आप साथ साथ सर्च भी कर सकते हैं जो करना चाह रहे हैं। तो एन जे रैट बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, उसको यूज़ करते हुए आप एक पेलोड जनरेट करवाते हैं, वो जो कि ई एक्सी यानी कि विंडोज़ की एक्सटेंशन के अंदर होता है। अच्छा, उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद आप वो पेलोड डायरेक्टली अगर किसी से शेयर करते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर या फिर एंटीवायरस को भी इंस्टॉल है तो डिटेक्ट कर लेता है। अब उसको आप बाईपास करवाने के लिए एक क्रिप्टर लेते हैं जो कि पेड होता है, मोस्टली आपको फ्री भी मिल जाते हैं। तो उस क्रिप्टर को यूज़ करते हैं आप उस फाइल को, पहले तो बाइंडर को यूज़ करते हैं, बाइंड करवाते हैं किसी जेन्युइन सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे हम क्रैक यूज़ करते हैं मोस्टली डिफरेंट वेबसाइट से। तो आप लेट से कि हम अगर एडोब फोटोशॉप का क्रैक यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि एडोब फोटोशॉप के सेटअप के साथ उस रैट फाइल को बाइंड करवा देंगे। बाइंड करवाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको क्रिप्टर से हम पास करवा देंगे। वो पास होने के बाद एंटीवायरसेस या फिर विंडोज़ का डिफेंडर सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और बाईपास हो जाएगा। और जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी या फिर कोई बंदा उस सेटअप को इंस्टॉल करेगा तो वो फाइल, जब तक वो सॉफ्टवेयर उसके पास इंस्टॉल रहेगा एडोब फोटोशॉप, तब तक वो एक बॉटनेट बना रहेगा। बॉटनेट कहते हैं बेसिकली, उसको पता नहीं होता उसका कंप्यूटर एक्सेस हो रहा होता है, एक्सेस में होता है किसी भी हैकर के पास। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप के पास कोई, मोस्टली ये तरीका जो है ना वो एचआर के साथ अप्लाई किया जाता है, कि आपको कोई भी सीवी सेंड होती है एक्सेल में या फिर किसी भी और फॉर्मेट में, मोस्टली एक्सेल में, अगर कोई सीवी या कोई फाइल या कोई रिपोर्ट शेयर हुई है आपके साथ, तो उसमें एक ऑप्शन होता है मैक्रोज का। उस मैक्रोज के अंदर मिलिशियस एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। वो स्क्रिप्ट करती क्या है कि एक पेलोड, जैसे ही आप वो फाइल ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ओपन करते हैं, तो आप तो ये समझते हैं कि ये तो एक एक्सेल की फाइल है, तो बैक एंड पे ही होता है कि वो मैक्रोज एग्जीक्यूट होते हैं और एक सर्वर से वो पेलोड लेके आता है और एग्जीक्यूट करवा देता है, यही रैट का पेलोड। लेकिन वो एग्जीक्यूट डिफरेंट तरीके से कराता है, उसकी डिलीवरी डिफरेंट तरीके से करवाता है, डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर नहीं देता। अच्छा, जब आपका कंप्यूटर एक्सेस हो जाता है तो वो सब कुछ मॉनिटर कर सकता है, इवन आपके वेबकैम्स को देख सकता है, आपकी फाइल्स को देख सकता है, डिलीट कर सकता है, कोई नई फाइल्स अपलोड कर सकता है, इवन के जो आप पासवर्ड टाइप कर रहे होते हैं, की स्ट्रोक्स वगैरह उसके पास जा रही होती हैं, स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये रिमोट एक्सेस ट्रोजन थ्रेट क्यों है। अब कोई क्यों हैक करेगा आपके पीसी को, सवाल यहाँ पे ये है। ये हैक इसलिए करेगा कि लेट से एक बंदे ने एक डिडॉस अटैक करवाना है किसी भी कंपनी पे या किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी सर्विस को उसने डाउन करवाना है। डिडॉस अटैक मोस्ट लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसको मैं बताता हूँ। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है ये। और अगर लेट से एक सर्वर के पास कैपेसिटी है कि वो 1000 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। अब डिडॉस अटैक में क्या होता है कि 2000 रिक्वेस्ट उस सर्वर के पास जाती हैं तो वो डाउन हो जाता है, मतलब वो हैंडल नहीं कर पाता, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा रिक्वेस्ट उसके पास जाती है तो वो डाउन हो जाता है। अब एक लैपटॉप के पास इतनी पावर तो नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें जनरेट कर सके, क्योंकि एक लैपटॉप नॉर्मल होता है या कंप्यूटर नॉर्मल होता है। अब एक अटैकर को चाहिए 100, 200, 50, 60 डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन के वो किस तरह का, मतलब कितने रिक्वेस्ट भेजना चाह रहा है। तो वो आपके पीसी को हैक करेगा, आपके पीसी को यूज़ कर, जब वो हैक कर लेगा और आपको नहीं पता तो आप उसके बॉटनेट बन जाएंगे। ये टर्म यूज़ होती है बॉटनेट। तो वो आपके पीसी को यूज़ करके डिफरेंट जगहों पे अटैक करेगा और आपकी आईपी से डिफरेंट रिक्वेस्टें जा रही होंगी, आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, सेकेंडली ये कि आपकी वो स्टोरेज यूज़ करेगा। कोई भी फाइल अपलोड कर सकता है, कोई डाउनलोड कर सकता है, कोई चीज़ उसने छुपानी है तो आपके पीसी पे छुपा देगा, बाद में वापस रिस्टोर कर लेगा, रिट्रीव कर लेगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। और सेकेंडली अगर उसने कहीं पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी करनी है तो वो आपके पीसी से करेगा इंस्टेड ऑफ वो अपने पीसी से करे। जब भी वो ट्रेस होगा तो आपका पीसी ट्रेस होगा, इवन कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपने ये एक्टिविटी की है या नहीं की। तो ये बेसिकली एम्स होते हैं। और रिमोट एक्सेस ट्रोजन ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं इसके रैट को यूज़ करते हुए। खासकर के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। और इवन के गवर्नमेंट्स हैं वो नए नए इसमें मेलवेयर्स वगैरह टेस्ट भी करते रहते हैं और प्रमोट भी करते हैं। डिफरेंट साइबर वेपन्स भी डेवलप होते रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के पास। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसको हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है। वो मैं आगे चल के एक डेमो भी दिखाता हूँ आपको कि इस प्रोटेक्ट कैसे करना है। बेसिकली आप अगर लेट से हैक हो गए हैं तो सबसे पहला काम ये कि आपने इंटरनेट डिस्कनेक्ट करना है अपना। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी एंटीवायरसेस और फायरवॉल्स को चेक करना है। और मोस्टली जिस तरह मैंने पहले बताया था कि क्रिप्टो से जब गुजरता है तो एंटीवायरसेस और फायरवॉल्स डिटेक्ट नहीं करते उसको। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि अगर आप टेक्निकल हैं तो आप काली लिनक्स का लाइव बूट चलाएंगे। लाइव बूट से आप अपनी पूरी हार्ड डिस्क को वॉश करेंगे और विंडोज़ को आप डिलीट करेंगे। फिर लिनक्स के थ्रू आपने बूटेबल विंडोज़ एग्जीक्यूट करवानी है और वहाँ से आपने अपनी विंडोज़ री इंस्टॉल करवा लेनी है। पहला तरीका तो है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास इससे मलिशियस फाइल आए ही ना, यानी कि अगर आप गलती से डाउनलोड कर भी लें तो रन टाइम पे वो डिलीट हो जाए, करंटीन हो जाए या एग्जीक्यूट होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा ये कोई मलिशियस फाइल्स है।
तो इसके लिए मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस होती है कि ईडीआर आपने इंस्टॉल करें अपने डिवाइसेस पे। ईडीआर आपकी रन टाइम पे स्कैनिंग कर रहा होता है हर फाइल की, और ऑनलाइन डेटाबेसेस में उसको मैच करवा रहा होता है MD5 सम को हर फाइल की लेके। तो उससे वो मोस्ट प्रोबेबली 90-95% ये उसको मैच करवा लेता है अगर कोई मिलिशियस फाइल है, कोई भी वायरस है, कुछ भी है। तो इस तरह से आप अपने रिमोट एक्सेस ट्रोजन के अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं। और मैं आगे आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ कि हमारे पास एक्सटेंशन भी होती है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है। बाकी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने शेयर भी किया था कि कौन कौन से मतलब इन हिस्ट्री में मोस्ट कॉमनली और मोस्ट जिन्होंने बोला डिस्ट्रक्टिव थे अटैक, साइबर अटैक्स थे, और जो कि स्पेसिफिकली रैट बेस्ड थे, वो मैंने डिटेल्स यहाँ पे शेयर की हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डीएनएस पॉइजनिंग की। डीएनएस पॉइजनिंग, रैट एक बंदा एक्सेस ले लेता है आपके कंप्यूटर का, उसके बाद वो आपका डीएनएस पॉइजन कर सकता है इन कॉमनली। दूसरा तरीका ये होता है कि वो आपकी मैन इन द मिडल अटैक करे और आपकी ट्रैफिक को वहाँ से इंटरसेप्ट करके वहाँ से कुछ चेंजेस करें। तो ये आसान तरीका ये होता है कि आपके पहले पीसी को एक्सेस किया जाए रैट के थ्रू, और फिर आपकी जो डीएनएस फाइल होती हैं विंडोज़ की और लिनक्स की, उनको जाकर मैनिपुलेट किया जाए। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि दोनों वेबसाइट्स गूगल की थी, एक दोनों HTTPS भी थी, बट एक जो है वो जेन्युइन साइट थी गूगल की और दूसरी जेन्युइन साइट नहीं थी। हालांकि दोनों सेम लग रही थी और दोनों के ऊपर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या होता है रियल में और जो आपका डीएनएस पॉइजन करके वेबसाइट डिस्प्ले करवाई जाती है। लेट से आपको एक प्रॉम्प्ट आता है कि प्लीज़ चेंज योर गूगल पासवर्ड या एनीथिंग, कोई आप साइन इन कर रहे हैं किसी जगह पे, वहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन विद गूगल। आप साइन इन विद गूगल करते हैं तो आपका अगर डीएनएस पॉइजन हुआ है तो अगला जैसे आप अपना यूज़र एंड पासवर्ड इनपुट करेंगे, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा हुआ, मल्टी फैक्टर नहीं लगा हुआ, तो आपका पासवर्ड और यूज़र प्लेन उसके पास चला जाएगा। जब चाहेगा वो लॉगिन करेगा, आपका फ़ोन नंबर डिलीट कर देगा, बाकी की डिटेल्स डिलीट कर देगा, अकाउंट को वो ऑन कर लेगा। तो ऐसे डीएनएस काम कर, डीएनएस पॉइजनिंग इसको कहते हैं कि आपकी जो डीएनएस की फाइल्स होती हैं आपके लैपटॉप पे, पीसी पे, विंडोज़ में या लिनक्स में, तो उनके साथ मैनिपुलेशन करके आप लेट से लिखते हैं google.com या फिर आप लिखते हैं facebook.com, तो पेज तो खुलेगा लेकिन वो पेज इंटरसेप्ट हो रहा होगा, उसकी सारी ट्रैफिक इंटरसेप्ट और की लॉग्स इंटरसेप्ट हो रहे होंगे। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि आप लेफ्ट साइड पे अगर लेट से आप देखते हैं ये साइट खुली हुई है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ है कि साइट कनेक्शन इज सिक्योर। तो उस केस में होता है कि आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं होता और यहाँ पे आपको एक रेड कलर की ना एक वार्निंग आ रही होती है। अगर वो वीडियो आप देखें, मैंने शेयर की थी, तो उसमें क्लियर कट नज़र आ रहा होगा। अच्छा, सेकंड फिर डेंजरस क्यों है या ये क्यों लोग ऐसे करते हैं। बेसिकली आप डायरेक्टली अभी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि फिशिंग अटैक के बारे में हर बंदे को पता है कि इस तरह से लिंक आता है, हम उस लिंक को ओपन करते हैं, अगर हम यूज़र पासवर्ड डालते हैं तो हम हैक हो जाएंगे। हर बंदे को पता है, और कोई भी बंदा जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो कभी भी किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करता, और अगर कर भी दे तो वो अपना यूज़र एंड पासवर्ड इनपुट नहीं करता। तो उस चीज़ को अटैकर्स ने स्मार्टली हैंडल इस तरह से किया है कि आपका डीएनएस पॉइजन कर देते हैं, आप ना चाहते हुए भी, आपको पता भी नहीं लगता कि मैं किसी को अपने क्रेडेंशियल शेयर कर रहा हूँ। तो ये इसलिए मतलब यूज़ करते हैं। पहले इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकल एक चीज़ करके बताता हूँ कि लेट से आपके पास कोई मिलिशियस फाइल आई है और उस फाइल को आपने रन करना ही करना है, या फिर कोई HR के लिए अगर ये बात है कि HR ने अगर कोई CV वगैरह आई है उसको ओपन करना है, तो वो एक अननोन सोर्स से आई है ना, ट्रस्ट तो नहीं कर सकते उस पर कि मतलब कौन है बंदा या क्या है। या फिर लेट से कोई एप्लीकेशन आपके पास आई है या कोई लिंक है, एनीथिंग, तो आप भी चाहते हैं कि मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर रहा लेकिन मैंने इसको देखना है कि इसके अंदर है क्या चीज़। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन होती है, एक ओपन सोर्स कंपनी है SquareX। आप इसकी एक्सटेंशन क्रोम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और एज रिकमेंडेड था पीछे के विवाल्डी यूज़ करें, तो विवाल्डी इज़ अ क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र जिसमें क्रोम की सारी एक्सटेंशन यूज़ हो सकती हैं। और क्रोम के अंदर जितनी भी आप अगर कोई एक्सटर्नल एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप चेंजेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इवन के विवाल्डी में आपके पास ये भी बेनिफिट्स हैं कि किसी भी वेबसाइट, इवन के यूट्यूब के ऊपर भी जो एड्स चल रहे हैं वो वहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जितनी भी जावास्क्रिप्ट्स और बाकी सारी चीज़ें हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो क्रोम में भी कर सकते हैं, बट ट्रैकिंग ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं आप विवाल्डी के अंदर। और विवाल्डी की जो कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं वो क्रोम की जो डिफ़ॉल्ट होती हैं उस डायरेक्टरी पे नहीं सेव होती। और क्रोम को बेसिकली रिप्लेस करवाने का मकसद ये है कि जितनी भी अटैकर होते हैं उनको पहले से पता होता है, क्योंकि क्रोम काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है, तो इसकी जितनी भी कन्फिग्रेशन फाइल्स और बाकी भी जितनी भी सेटिंग यहाँ स्टोर होती हैं वो एक्सपोज होती हैं। तो अटैकर्स के लिए काफ़ी ईजी होता है कि उसको मतलब मैनिपुलेट करें या उनको कुकीज़ वगैरह स्टील करके तो अपने पास जब वो कुकीज़ सेव करेंगे तो आपका सेशन वहीं से रिज्यूम होगा जहाँ पे आपने अपने रियल पीसी के अंदर रिस्टोर किया। लेट से आप अपने फेसबुक पे लॉगिन करते हैं और आप कहते हैं आई ट्रस्ट दिस डिवाइस, तो वो आपकी कुकीज़, कैशीज सब कुछ स्टोर हो जाएगा कन्फिग्रेशंस में। और अगर एक बंदा आपकी कुकीज़ को ले लेता है, अपने पास कॉपी कर लेता है, आपको रिमोट एक्सेस ट्रोजन से हैक करता है, आपके फाइल मैनेजर में जाता है, वहाँ से जाके वो आपकी कुकीज़ क्रोम की जितनी भी कन्फिग्रेशन है सारी उठा लेता है, अपने पास जाके पेस्ट कर देता है। और जब वो लिखेगा facebook.com तो आपकी जो आईडी खुली हुई होगी सेम वही आईडी उसके पास लॉगिन हो जाएगी, क्योंकि उसने सारी कन्फिग्रेशन आपकी उठाई हुई है और आपने उस डिवाइस को ट्रस्ट किया था, उस ब्राउज़र को ट्रस्ट किया था, तो वो सारी की सारी वही चीज़ें दूसरे अटैकर के पास ओपन हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे कि ये इतना ईजी नहीं है, ये है वो है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस।
मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपके साथ ये हुआ या किसी सर्कल में हुआ या कितना आसान या कितना मुश्किल है। ये एक सेपरेट टॉपिक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं स्क्वायर एक्स की। स्क्वायर एक्स में आपके पास डिस्पोजेबल ब्राउज़र आता है जिसमें आप अपने लिंक्स ओपन कर सकते हैं। कोई भी मलिशियस लिंक है उस पर राइट क्लिक करें, कॉपी करें और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करा के चला के आप चेक कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं डिफरेंट आईपीज़ भी मिल जाती हैं और मैं यूके की आईपी भी जाता हूँ और मैं यहाँ से डिस्पोजेबल ब्राउज़र स्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक, अब डिस्पोजेबल ब्राउज़र यहाँ पे आप देखें लोड हो रहा है। रियल ब्राउज़र मेरा ये ऊपर है, नीचे मेरा डिस्पोजेबल ब्राउज़र यहाँ पे सेशन इसका स्टार्ट हो गया। अब ये सेशन होता है मोस्टली 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसका सेशन रिन्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा रियल ब्राउज़र है और ये मेरा वो ब्राउज़र है, यहाँ पे मैंने कोई भी ब्राउजिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कोई भी ब्राउजिंग लेट से मैं खोलना चाह रहा हूँ google.com। ठीक है, मैं यहाँ पे google.com खोल सकता हूँ आराम से। ये मेरे पास google.com खुल गया। ठीक है, इसी तरह नहीं, समथिंग डिफरेंट, एक कुछ ही देर में ये एक्सपायर हो जाएगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने लिंक ओपन किया है, मैंने एक डिस्पोजेबल ब्राउज़र में ओपन किया है जो 10 मिनट में डिस्पोज हो जाएगा, जो कि मेरे रियल पीसी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि मैंने क्लाउड पे ओपन किया तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे ये नहीं है कि मैंने मतलब एक वीएम बनाना है, वीएम में करना है। विद इन सेकंड में एक चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ और विदाउट एनी कोई स्पेस भी नहीं ले रहा, सिर्फ एक एक्सटेंशन है। सेकंड, मेरे पास इसका फीचर ये है कि मैं इसके अंदर ना फाइल्स भी ओपन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अच्छा, इसको सेशन को एंड कर देते हैं, सेशन एंड हो गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं डिस्पोजेबल फाइल व्यूवर को यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे, मेरे पास एक डिस्पोजेबल फाइल व्यूवर आ जाएगा। अब उस लिंक को यूज़ करते हुए मैं फाइल्स भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे पास कोई फाइल डाउनलोड हुई भी है, कोई मुझे किसी ने शेयर कर दी भी है, या मेरे पास यूएसबी में कोई पड़ी है, या मेरे पास लोकल पे कुछ स्टोर है लेकिन मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहा, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं उस फाइल को अपलोड कर दूँगा। लेट से मैं फाइल कोई भी अपलोड करता हूँ यहाँ पे और मैं लेट से ये अपनी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। राइट, अब ये फाइल मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई है। बेसिकली एक स्क्रिप्ट है पाइथन की। इसी तरह अगर कोई इमेज होगी तो इमेज ओपन हो जाएगी, कोई म्यूजिक फाइल होगी तो वो ओपन हो जाएगी, ऑफिस की कोई फाइल होगी तो वो ओपन हो जाएगी। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, प्री बिल्ट हर चीज़ यहाँ पे सपोर्टेड है। किसी भी किस्म का कोई भी सॉफ्टवेयर आप जैसे ही इंपोर्ट करेंगे वो उसकी अपनी जो भी सपोर्टेड एप्लीकेशन है उसके अंदर वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली उसको देख सकते हैं। एक और ऑप्शन मेरे पास आता है कि मैं डिस्पोजेबल ईमेल यूज़ कर सकता हूँ। या तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं जाऊँ जाके मैं टेम्प मेल पे जाऊँ, वहाँ पे जाके मैं ईमेल लिखूँ, लेकिन उसका नुकसान मुझे ये होगा कि थोड़ी देर के बाद वो जो टेम्प्रेरी मेल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डिस्पोज हो जाएगी। उस मेल के मेरे एक्सेस नहीं होगी, मैं कुछ नहीं देख सकता। 10-15 मिनट के बाद वो मेल डिस्पोज हो जाएगी। यहाँ पे ये आपके पास फ़ायदा है कि अगर आप इसकी डिस्पोजेबल ईमेल यूज़ करते हैं तो जब तक आप रीजनरेट पे क्लिक नहीं करेंगे ये डिस्पोज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके पास है तो ये टेम्प्रेरी मेल है, ये डिस्पोजेबल मेल है, लेकिन आप जब तक इसको रीजनरेट नहीं करेंगे आप अपने पास ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं। लेट से अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको 1 महीने के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, 1 महीने के लिए आप यूज़ करें और जब जनरेट करनी है तो रीजनरेट कर सकते हैं। और अपनी इवन की डोमेन्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से अपना नाम चेंज कर सकते हैं। डेट पे क्लिक करेंगे डिफरेंट डोमेन्स आएंगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास स्क्वायर एक्स के ऊपर ये भी एडवांटेज आता है कि लेट से आपको डिफरेंट ईमेल्स आती हैं, आपने अपने ब्राउजर के अंदर ये एक्सटेंशन इनेबल की हुई है और यहाँ से आपकी स्मार्ट इंटीग्रेशन को आपने ऑन किया हुआ है, तो ये खुद ब खुद आने वाली ईमेल्स को स्कैन करेगा, उनकी फाइल्स को स्कैन करेगा और आपको 2 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन तो आपको ये देगा कि या तो आप उस मलिशियस फाइल को डिलीट कर दें। दूसरा ऑप्शन आपको ये देगा कि उस मलिशियस फाइल जो भी फाइल होगी उसके अंदर जो भी मलिशियस कोड होगा, जो भी चीज़ होगी, इसकी कोशिश होगी कि उस चीज़ को रिमूव करे, उस यानी कि जो मलिशियस कोड है उसके अंदर उसको रिमूव करे, उस फाइल को दोबारा से कंपाइल करे, दोबारा से एग्जीक्यूटेबल बना के आपको दे दे। वो कोड, वो वायरस या वो कमांड जो भी इसमें यूज़ हो रही होगी उसको रिमूव करके बिल्कुल सेफ एंड क्लीन आपको एप्लीकेशन दे देगा यहाँ पे। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।